नमस्कार। मैं सबसे पहले तो वीडियो शुरू करने से पहले हिंदी बी के स्टूडेंट से माफ़ी चाहूँगी कि उनके बहुत सारे विषय मैं नहीं डाल पाई हूँ और अभी वो बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो आज हम जो बात करेंगे वो हिंदी बी के सिलेबस में लगी एक कहानी है दाज्यू। इम्पॉर्टेंट कहानी है। आपके जो पहला प्रश्न है उसमें इसमें से कई बार आ चुका है, तो आगे भी आने की संभावना है। तो आज हम बात करेंगे दाज्यू की। हिंदी बी के सिलेबस में लगी ये कहानी है और इम्पॉर्टेंट कहानी है। दाज्यू शेखर जोशी की एक प्रमुख कहानी है और बहुचर्चित कहानी है। ये कहानी एक बच्चे को लेकर लिखी गई है जो कि एक कैफ़े में काम करता है। इस कहानी की विशेषता के बारे में मैं बात करूं तो ये कहानी जो है एक मर्मांतक कहानी है, एक दिल को छू देने वाली कहानी है। और साथ साथ ये कहानी जो है एक कोमल संवेदनाओं को लेकर लिखी गई कहानी है। इस कहानी में एक पूरा का पूरा ऐसा चित्र क्रिएट किया गया है कि जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जो कहानी में पूरा सीन दिखाया जा रहा है वो कहीं एक फिल्म की तरह हमारे सामने चल रहा है। कहानी कुछ इस तरीके से है कि इस कहानी के दो प्रमुख कैरेक्टर हैं। एक है जगदीश बाबू और दूसरा है वो बच्चा जो कि कैफ़े में काम करता है जिसका नाम मदन होता है। इस कहानी का शीर्षक है दाज्यू। दाज्यू इसका शीर्षक इसलिए क्योंकि पहाड़ी भाषा में दाज्यू बड़े भाई के लिए कहा जाता है। जैसे भैया हम कहते हैं एक संबोधन के लिए बड़े भाई को, उसी तरीके से पहाड़ी भाषा में दाज्यू जो है बड़े भाई साहब के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कहानी कुछ इस तरीके से कि जगदीश बाबू एक शहर में रह रहे हैं जहां वो अपने पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर कुछ समय के लिए आए हैं और वो जो शहर है उन्हें अपने जो घर के याद दिलाता है। वहाँ पर वो अपने आप को अकेला समझते हैं, अकेला फील करते हैं, एकाकीपन उन्हें लगता है। ऐसी स्थिति में वो अक्सर एक बड़ा सा साइन बोर्ड वाला कैफ़े होता है, उस कैफ़े में वो बैठकर चाय पीने के लिए जाते हैं। तो जगदीश बाबू इस कहानी की शुरुआत करते हुए कहते हैं कि मैंने सबसे पहले उसी कैफ़े में उसे देखा था। उस बच्चे को वो कहते हैं कि उसको देखकर उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाना आसान था। वो लगभग 8, 9 या 10 साल का बच्चा था। जैसे हम अपने आसपास किसी भी चाय की दुकान पर छोटे बच्चों को काम करते हुए देखते हैं, उस तरीके से वो बच्चा था छोटा। तो वो उस कैफ़े में काम करता था। कैफ़े में वो वेटर का काम करता था, लोगों से ऑर्डर लेता था, उनके ऑर्डर उनकी टेबल तक पहुंचाता था। यही उसका काम होता था। क्योंकि जगदीश बाबू जो थे उस शहर में काफ़ी अकेला फील कर रहे थे और वो बच्चा जो है किसी में एक गुण होता है कि वो बहुत जल्दी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो ये जो बच्चा था ये भी इसका जो व्यक्तित्व था उसने जगदीश बाबू को अपनी ओर आकर्षित किया और उनके भीतर ये जिज्ञासाएं जगाई कि वो उस बच्चे के बारे में और भी जाने। तो जब वो उस कैफ़े में बैठे तो वो बच्चा उनसे ऑर्डर लेने के लिए आया, तो वहीं से इन दोनों के बीच एक संबंध स्थापित होता है और बातचीत प्रारंभ होती है। वहाँ पर जगदीश बाबू उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बताता है कि मेरा नाम मदन है। तो ये बच्चा जिसकी बात हम कर रहे हैं उसका नाम मदन होता है। जगदीश बाबू उससे कुछ और जान पहचान बना लेना चाहते हैं, एक संबंध स्थापित बना लेना चाहते थे। तो वो क्या करते हैं कि उनसे बात करते हुए उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि जो मदन है वो जगदीश बाबू जिस इलाके के रहने वाले थे, जिस पहाड़ी इलाके के रहने वाले थे, उसी के पड़ोसी गांव का वो बच्चा था। और जैसे ही जगदीश बाबू को ये पता चलता है कि वो मेरे पड़ोस के गांव का बच्चा है तो उनके भीतर एक अपनत्व का भाव, एक क्या कहेंगे, एक संबंध, एक अपनापन उस बच्चे के साथ जुड़ जाता है। क्योंकि वो उन्हीं के इलाके का बच्चा होता है। इसमें एक पैराग्राफ है, ये अगर किताब है आपके पास तो ये 3rd पैराग्राफ है कि मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती हैं। निर्जन एकांत स्थान में निसंग होने पर भी कभी कभी आदमी एकाकी अनुभव नहीं करता। लगता है इस एकाकी में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है। परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जानवरमय वातावरण में रहकर भी सूनेपन की अनुभूति होती है। लगता है जो कुछ है वह पराया है, कितना अपनत्वहीन, पर यह अकारण ही नहीं होता। इस एकाकीपन की अनुभूति, इस अलगाव की जड़ें होती हैं विछोह या विरक्ति
कि किसी कथा के मूल में। ये पैराग्राफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको एग्ज़ाम में आ सकता है, इसीलिए मैंने इसे पढ़ के आपको बताया है। इन पंक्तियों में जो क्या कहते हैं लेखक है, वो परदेश में जो एकाकीपन फील होता है कि खूब सारे लोग होते हैं उसके बावजूद अकेलापन फील होता है, उसके कारण बता रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ ऐसा कुछ भी अपनेपन से जोड़ने के लिए कुछ होता नहीं है जिससे कि वहाँ लगाव पैदा हो सके। तो इसी में जगदीश बाबू दूर देश से आए हुए होते हैं और वहाँ का जो उस शहर का जो शोरगुल होता है, क्योंकि पहाड़ी इलाके बहुत शांत होते हैं, उसकी तुलना में जब हम शहरों में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ बहुत शोरगुल होता है, जो जगदीश बाबू को भी फेस करने को मिला। और उन्हें वो जो शोरगुल था वो बहुत अपनत्वहीन लगता था, उसमें बिल्कुल भी अपनापन नहीं लगता था। इतने में जब वो देखते हैं कि वो बच्चा उनके पास आता है मेन्यू कार्ड लेकर, और वो ऑर्डर लेते समय उनसे सीधा सीधा बोलता है चाय शाब। जब ये शब्द उसके मुंह से निकलते हैं शाब, तो इससे वो अंदाज़ा लगाते हैं कि ये शायद पहाड़ों का होगा। उसके इन शब्दों की ये जो ध्वनि लेखक के सामने आती है, लेखक सुनता है तो उससे उसके तार जुड़ने शुरू होते हैं। तो वो ये कहते हैं, उससे जैसे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बता देता है कि मेरा नाम जो है वो मदन है। तो मदन नाम सुनने के बाद इन दोनों के बीच जब वार्तालाप शुरू होता है तो वो ये पूछने लगते हैं कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। तो वो बच्चा बताता है कि मैं पहाड़ों का रहने वाला हूँ, पहाड़ का रहने वाला हूँ। तो क्योंकि पहाड़ों से जगदीश बाबू अवगत थे तो वो और डिटेल में पूछ लेना चाहते थे कि पहाड़ तो बहुत सारे हैं, तुम कौन से पहाड़ पे रहते हो। बहुत सारी जगह के नाम बोलते हैं कि तुम आबू में रहते हो या दार्जिलिंग में रहते हो, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा, कहाँ रहते हो। तो वो बच्चा कहता है कि मैं अल्मोड़ा में रहता हूँ। तो वो पूछते हैं कि अल्मोड़ा के किस गांव में रहते हो। तो क्योंकि वो गांव बहुत छोटा सा और पिछड़ा हुआ गांव होता है तो बच्चा बताने में थोड़ा सा हिचकिचाता है, लेकिन बाद में जब जगदीश बाबू उस पर जोर डालते हैं तो वो बताता है कि मैं डोएटा लगो गांव का मैं रहने वाला हूँ। इस गांव के नाम को सुनते ही जगदीश बाबू के भीतर एक अपनापन जागृत हो जाता है और उन्हें ये लगने लगता है कि ये बच्चा मेरे ही गांव का है। अपने गांव के बच्चे को देखकर जगदीश बाबू का जो एकाकीपन है वो छटने लगता है, वो कहीं हटने लगता है। जो एकाकीपन की, अकेलेपन की एक स्याही उनके ऊपर जमी हुई थी, वो स्याही अचानक से हटने लग जाती है। उसके बाद जो है जब वो मदन से बातचीत करने लगते हैं तो एक संबंध जो जगदीश बाबू की तरफ से जुड़ता है, दूसरा संबंध मदन की तरफ से भी जुड़ने लगता है जब उसको ये पता चलता है कि जगदीश बाबू उन्हीं के पड़ोसी गांव के हैं। इस सब वार्तालाप में दोनों ही, वो बच्चा मदन भी और जगदीश बाबू भी, दोनों जो हैं अपने अपनी स्मृतियों में जाकर अपने अपने गांव से जुड़ जाते हैं और उनको दोनों को अपने गांव की एक स्मृति आने लगती है, याद आने लगती है, और वो याद जो है उन दोनों को एक संबंध में जोड़ देती है। इस संबंध में जुड़ने के बाद मदन, जो कि बच्चा है, जो अकेला है उस शहर में, अपने परिवार से दूर है, और बच्चे के लिए परिवार बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उस समय में जब बच्चे के लिए परिवार बहुत ज़रूरी है, एक देखभाल बहुत ज़रूरी है, जाने कौन सी परिस्थितियां रही होंगी, जाने कौन सी मजबूरियां रही होंगी जिसके कारण उस बच्चे को अपने घर से दूर, अपने परिवार, अपनी माँ, अपने भाई बहन से दूर आकर एक शहर में एक क्या कहते हैं वेटर का काम करना पड़ रहा है। तो ये सारा जो है उस गांव के पिछड़ेपन को और उस बच्चे की मजबूरियों को, पारिवारिक समस्याओं को उजागर करती है बातें। तो उसके बाद जब वो जगदीश बाबू से मिलता है वो बच्चा मदन, तो वो अपने मतलब परिवार की स्मृतियों में डूब जाता है और उनको देखकर वो सोचता है कि मैं इनके साथ कौन सा संबंध बनाऊं। क्या मैं ईजा का संबंध बनाऊं? ईजा पहाड़ी भाषा में माँ को कहते हैं, बाबा पिता को, दीदी तो बोला ही जाता है, भूली उसकी छोटी बहन थी और दाजी उनका बड़ा भाई था। तो वो कहते हैं कि मैं इनके साथ कैसा सा संबंध बनाऊं, ये मुझे माँ जैसे लग रहे हैं या पिता जैसे लग रहे हैं, छोटी बहन या दीदी जैसे लग रहे हैं। तो फिर वो डिसाइड करता है कि नहीं, ये मेरे बड़े भाई जैसे हैं, इसलिए अब से मैं इन्हें दाजू पुकारूंगा। तो दोनों जो हैं, एक अजनबीपन की जो खाई दोनों के बीच थी, वो खाई बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और दोनों एक संबंध में, अपनेपन के संबंध में जुड़ गए थे। इसके बाद दोनों के बीच में जो वार्तालाप होती थी, उसके बीच जो एक कड़ी का काम करता था, वो शब्द था जो मदन जगदीश बाबू को बोलता था,
जो था दाज्यू, जिसका अर्थ होता था बड़ा भाई। तो जैसे ही जगदीश बाबू उसके बाद कैफ़े आने जाने लगे तो वो बाहर जब भी वो आते तो जो मदन था वो बहुत खुश हो जाता था और उमंग से और एक्साइटमेंट से उनके पास जाकर उनसे बात करता था। जैसे वो मेन्यू के लिए पूछता था, दाज्यू क्या लाऊं, चाय लाऊं दाज्यू, करके उनसे बातचीत करता था। तो इसी बीच वो देखते हैं कि कुछ समय जब बीतने लगता है तो वो जो दाज्यू शब्द था वो मदन के लिए बहुत सहज हो गया था। पहले वो विशेष था क्योंकि वो जगदीश बाबू के लिए प्रयोग करते थे, लेकिन बाद में जब उसके लिए ये शब्द सहज हो गया तो वो जितने भी कस्टमर होते थे वो सबको दाज्यू बोलने लग गया था। तो जिस भी टेबल पर वो जाता, हाँ दाज्यू चाय लाऊं या पानी लाऊं, इस तरीके से दाज्यू दाज्यू करके वो सभी से बातचीत करने लगा था। तो ये जो विशेष शब्द जिसने जगदीश बाबू और मदन को जोड़ रखा था, ये शब्द जब वो दूसरों के लिए प्रयोग करने लगा तो उस समय जगदीश बाबू का जो अपनापन था वो कहीं अहंकार में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, और उन्हें ये चीज़ बहुत बुरी लगने लगती है कि ये मुझे दाज्यू बोलता था और ये अब सबको दाज्यू बोलने लगा है। जब उनको ये बात ये चीज़ जब उन्होंने सुनी तो उन्हें बहुत बुरा लगने लगा। इसी कारण उन्होंने क्या किया कि उसको मदन जब उनके टेबल पे आया और उनसे बात करने लगा दाज्यू संबोधन के साथ, तब उन्होंने उसको ज़ोर से डांट दिया और उन्होंने एक लाइन बोली जिसे मैं पढ़ के बता देती हूँ। जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया था, शब्दों पर अधिकार नहीं रह सका। मदन, प्रेस्टीज का अर्थ वो कहते हैं कि हाँ, किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें, क्या दाज्यू दाज्यू चिल्लाते रहते हो। तो इससे जब उन्होंने डांटा तो वो बच्चा जो है थोड़ा सा आहत हो गया। उसको प्रेस्टीज शब्द का अर्थ तो शायद समझ में नहीं आया होगा कि प्रेस्टीज का मतलब क्या होता है, लेकिन जिस लहजे में और क्रोध से तमतमाते हुए जगदीश बाबू ने उसे डांटा, वो उसका अर्थ अपने आप ही समझ गया कि वो मुझे डांटते हुए ये कह रहे हैं कि मैं हर किसी को दाज्यू ना बोलूं। लेकिन वो जो डांट पड़ी अचानक से, एक क्या कहेंगे अजनबी शहर में जब एक अपनापन उसको मिलने लगा था जगदीश बाबू से, और उसी व्यक्ति से जब उसे डांट पड़ी तो उसका मन बहुत आहत हो गया। ये एक बाल मनोविज्ञान है कि बच्चा जिसके बहुत निकट होता है, बहुत क्लोज होता है, और जब वो व्यक्ति उसे डांट देता है तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। उसकी तुलना में जब उसे कोई और डांटता है तो शायद वो इतना बुरा नहीं मानता जितना जिसे वो प्यार करता है वो उसे डांट दे तो उसे बहुत बुरा लगता है। तो ये एक बाल मनोविज्ञान का दृश्य है। यहाँ पर वो बाल मन जो कि उमंगों से भरा हुआ था, इस एक डांट से वो बाल मन टूट जाता है, वो निराश हो जाता है और वो कहीं ना कहीं बहुत दुखी होता है। फिर वो क्या करता है कि अपने मैनेजर से ये बोलकर कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, और अपनी कोठरी में चला जाता है, अपने कमरे में चला जाता है और वहाँ खूब रोता है। वो उसका जो रोना होता है वो अस्वाभाविक रोना नहीं था, उसका रोना एक मार्मिक पीड़ा थी उसके लिए, एक दुख था एक बहुत बड़ा, जो कि उसे अपने दाज्यू जगदीश बाबू से मिला था उनकी डांट खाकर। ये बाल मन था जो कि थोड़ी सी भी डांट से टूट जाता है, तो वही टूटन इस बच्चे ने यहाँ महसूस की। वो बहुत ज़्यादा भावुक उस वक्त हो गया था, कुछ समय रोया और उसके बाद अगले दिन फिर से वो अपने काम पर आ गया। लेकिन अब जब वो दोबारा अपने काम पर आया तो अब वो उतना सहज नहीं था। अब मदन था, अब जगदीश बाबू थे, वो दाज्यू नहीं थे। फिर जब जगदीश बाबू वहाँ आते हैं तो ऑर्डर के लिए जब वो आता है तो वो उनको फिर से साहब कहकर, शाप बोलते हैं इसमें पहाड़ी भाषा में, तो शाप कहकर उन्हें संबोधित करता है और बोलता है कि मैं क्या हाँ, उस समय उनके एक दोस्त, जगदीश बाबू के दोस्त उनके साथ बैठते हैं, हेमंत नाम उनका होता है, तो वो उसे कुछ ऑर्डर देते हैं। उसके बाद जैसे जगदीश बाबू ने उसका नाम पूछा था उसी तरीके से क्या कहते हैं, हेमंत भी उससे उसका नाम पूछने लगा। शुरू में उसने जवाब नहीं दिया कि उसका नाम क्या है, और वो आंखें नीची करके उनका ऑर्डर लेके चला गया और फिर उनका ऑर्डर ला के देने लगा। तो दोनों के बीच में बातचीत होने लगती है। तो हेमंत जगदीश बाबू से कहते हैं मुझे लग रहा है कि ये बच्चा पहाड़िया है। जगदीश बाबू उसके बारे में सब जानते थे, लेकिन वो उसका कोई जवाब नहीं देते। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता था कि उन्होंने उस बच्चे को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, और वो बच्चा वो उसका जो बाल मन है, उसकी जो कोमलता है, वो कहीं ना कहीं उसको ठेस पहुंचाई थी उन्होंने। इसी तरीके से जब वो कहते हैं, हेमंत जगदीश बाबू से कहता है कि ये पहाड़िया लग रहा है, तो वो एक रूखे से स्वर में कहते हैं हाँ लग तो रहा है।
इसी तरीके से मदन जो है वो चाय लेकर आ जाता है और दोनों को चाय सर्व करता है। उसके बाद भी जो है, क्योंकि जगदीश बाबू और मदन के बीच क्या हुआ ये हेमंत को नहीं पता था, लेकिन वहाँ जो एक माहौल था, दोनों के बीच एक मौन था। वो मौन उन दोनों के बीच की जो साइलेंट था, मौन मतलब साइलेंट, उस माहौल में जो एक साइलेंट था जगदीश बाबू और मदन के बीच, वो जो मौन था वो उन दोनों के बीच के अलगाव को दिखा रहा था। उन दोनों के बीच जो भावनाओं को जो ठेस पहुंची थी, उस ठेस को दिखा रहा था। उन दोनों के बीच का जो एक संवादहीनता हो गई थी, बातचीत नहीं हो रही थी, उसे दर्शा रहा था। और जब फिर से जब ये मदन उनके सामने आता है तो जगदीश बाबू के माइंड में कहीं ना कहीं एक चीज़ आती है कि वो जो डायलॉग उन्होंने बोला था कि क्या तुम दाजू दाजू बोलते रहो, तुम्हें किसी की प्रेस्टीज का कोई ख्याल नहीं है। तो उनको पता था कि ये जो शांत हो गया है, ये बिल्कुल चहचहा नहीं रहा है, खुलकर बात नहीं कर रहा है, इसके पीछे मेरी डांट ही वो कारण थी। ये जो अहंकार भाव था, ये उनका मध्यवर्गीय अहंकार था, जो कि किसी पर भी अधिकार जमाने का एक गुण होता है, वो था। उनका एक स्वार्थ था कि उन्हें क्या कहते हैं, एक अजनबी शहर में कोई अपना चाहिए था। वो अपना उन्हें मदन के रूप में मिला था, लेकिन उस अपने को उन्होंने ठेस पहुंचाई, जिससे वो बच्चा बहुत आहत हुआ। इस सब वाक्य में फिर से हेमंत जो है उससे उसका नाम पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बच्चा आंखें नीची करके अपना नाम बताते हुए कहता है, मुझे यहाँ सब बॉय कहते हैं, मेरा नाम बॉय है। वो उसे नहीं बताता कि उसका जो असली नाम है वो मदन है, क्योंकि मदन नाम से एक अपनापन जुड़ता है। उस अपनेपन को वो अब किसी के साथ जोड़ना नहीं चाहता था, तो वो बच्चा अपना नाम बताता है बॉय। जैसे हम कई क्या कहते हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में या चाय वाले की दुकान पर जो बच्चे काम करते हैं उनको हम छोटू कह देते हैं, उसी तरीके से रेस्टोरेंट्स में छोटे छोटे बच्चे जब काम करते हैं, कैफ़े में काम करते हैं, तो उनको बॉय कहा जाता है, या जो भी वेटर होते हैं उनको बॉय कहा जाता है। तो उसको भी बॉय शब्द पता था। और जब मदन शब्द नहीं आया था सामने, नाम उसका सामने नहीं आया था, तब तक उसको बॉय नाम से ही लोग बुलाया करते थे। तो वो हेमंत को अपना जो परिचय देता है, वो देता है कि मेरा नाम बॉय है और मुझे बॉय कहकर ही पुकारा जाए। तो ये कविता बाल मनोविज्ञान पर आधारित कविता है। इसमें बाल मन की जो उमंगे हैं, उल्लास है, वो इसमें दिखाया है। एक बाल मन जो कि अपने परिवार से दूर है, उस बच्चे के मन मस्तिष्क पर क्या असर पड़ता है किसी अपने को देखकर, वो इसमें दिखाया गया है। ये कहानी उन परिस्थितियों को उजागर करती है जिन परिस्थितियों के कारण आज भी हमारे समाज में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे पढ़ने लिखने के बजाय, खेलने कूदने के बजाय काम पर लगे हुए होते हैं। यहाँ मुझे राजेश जोशी की एक कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं याद आ रही है। उस कविता में भी कुछ इसी तरीके का भाव है कि बच्चे काम पर जा रहे होते हैं पढ़ने लिखने की उम्र में। तो ये एक बहुत सोचने वाला एक विषय है कि हमारे समाज में ऐसा क्यों होता है कि वे बच्चे जिन्हें पढ़ना चाहिए, जिन्हें शिक्षा लेनी चाहिए, वो पढ़ने लिखने की बजाय काम पर जाने लगते हैं। उनका बचपन कहीं खो जाता है उस काम के दबाव के तले, उनमें बचपना गुम हो जाता है, एक परिपक्वता, एक मैच्योरिटी आने लगती है। तो इन सब प्रश्नों को ये कहानी जो है खड़ा करती है पाठकों के सामने। और सबसे बड़ी चीज़, ये एक बाल मनोविज्ञान पर आधारित है और ये बात यहाँ दिखा रही है कि बच्चा जिससे प्यार करता है उसकी एक छोटी सी डांट से भी बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। तो बच्चों को कोमल फूल की तरह रखना चाहिए। वो बच्चे चाहे अपने हों, चाहे वो बच्चे किसी और के हों, चाहे वो बच्चा हमारा अपना बच्चा हो या फिर किसी कारणवश कहीं काम करने वाला छोटा सा मजदूर वर्ग का बच्चा हो, निचले तबके का बच्चा हो, बच्चे सब प्यार के लिए बने हैं। उन्हें प्यार किया जाना चाहिए, उनको धुतकारना नहीं चाहिए, उनको बहुत 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 ज़्यादा प्यार करना चाहिए। ये कहानी इन्हीं प्रश्नों को खड़ा करती है और पाठकों को सोचने पर मजबूर करती है। बहुत बहुत धन्यवाद।